नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गुरुकुल व्यवस्था पर। भारत में गुरुकुल व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, ये सभी को पता है। पर जैसे ही हम गुरुकुल की बात करते हैं तो लोगों का माइंडसेट वो हो जाता है कि आध्यात्म और वैदिक पूजन और इस तरह की एक माइंडसेट बना दिया गया है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बना दिया गया है, जबकि यदि हम प्राचीन काल की बात भी करें तो भी हमारे जो गुरुकुल थे वो शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और तकनीक भी सिखाया करते थे। वो अलग बात है कि उन चीज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य में कम कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा यदि नुकसान किया है इस गुरुकुली व्यवस्था को तो वो मुगलों ने किया। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसने उस गुरुकुली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। पर खुशी की बात यह है कि अब गुरुकुली व्यवस्था का एक नया कहना चाहिए कि जोश दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर, और उसी में हमें अब दिखाई दे रहा है कि इस्कॉन भी गुरुकुली व्यवस्था में शामिल हो गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से सर्वसाक्षीदास प्रभु जी और सुमित्रा माता जी। इनसे जानेंगे ये गुरुकुली व्यवस्था क्या होती है, किस तरह से ये लोग चलाते हैं। अभी इस्कॉन गुरुकुली व्यवस्था चलाता है, उसमें क्या क्या दिक्कत आती हैं, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कौन लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं या कौन लोग उसमें अपना पाठ्यक्रम में ज्ञान के लिए जा सकते हैं। तो प्रभु जी, आप दोनों का अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सुमित्रा देवी जी आपसे ही मैं शुरू करूं तो आप बताएं कि ये गुरुकुल व्यवस्था क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। बेसिकली गुरुकुल व्यवस्था ये होती है कि जिस तरह से हम देखते हैं आज हमारी आधुनिक शिक्षा है जी, उसी तरीके से गुरुकुल में क्या होता है, दोनों चीजें हमने बैलेंस की हुई है। आधुनिक शिक्षा भी मिलती है और वैदिक शिक्षा भी मिलती है। दोनों चीजें मिला के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे जो हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे अपनी जो कल्चर है उसको भूल रहे हैं, तो उसको वो भूले ना और उस चीज को वो आगे हमेशा बढ़ाएं। तो इस तरीके से गुरुकुल पूरा प्रोजेक्ट काम करता है बच्चों के लिए। जी प्रभु जी, थोड़ा सा आप बताइए कि ये गुरुकुली व्यवस्था की इस्कॉन के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी। ये इस्कॉन के लिए आवश्यकता नहीं है, ये सनातन को बचाने के लिए आवश्यकता है जी। न केवल इस्कॉन के हित में ये गुरुकुल के बच्चे काम करेंगे, ये बच्चे समाज के लिए एक आदर्श बन के समाज को एक नई दिशा देंगे। तो सिर्फ इस्कॉन के लिए गुरुकुल की आवश्यकता है ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये पूरे समाज की आवश्यकता है अभी। जी, अच्छा, आप गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं तो गुरुकुल जो आपके रहते हैं, मतलब चूंकि कई जगह खोले हैं, विदिशा में भी अभी आपने शुरू किया है ना, ऐसे आपके देश में अलग अलग जगह हैं, तो उसमें कोई स्टूडेंट का चयन होता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, ऐसा कुछ है क्या? माता जी आप बताइए। बिल्कुल 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 होता है चयन। हम बेसिकली उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो आदिवासी होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं बच्चे, तो उनका हम चयन करते हैं। पर हाँ, लेकिन जो बच्चे खुद से आना चाहते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो अगर वो भी आना चाहते हैं और उसी पद्धति में रहने के लिए तैयार हैं तो उनके लिए भी एडमिशन अलाउ होता है। अच्छा, इसमें गुरुकुल व्यवस्था में कुछ नियम वगैरह, कुछ शर्तें ऐसी कुछ रहती हैं क्या? हाँ, नियम ऐसा तो कुछ नहीं है, पर यही है कि पूरे वैदिक कल्चर के हिसाब से बच्चों को रहना होता है। कि बच्चे जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मंगल आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं और संध्या करते हैं, कीर्तन करते हैं और इस तरीके से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करते हैं। और उनकी जो मटेरियल एजुकेशन है वो भी लेते हैं, पर साथ ही साथ जो उनकी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको भी लेते हैं। जी जी, तो ये बताएं कि ये जब पूरा टाइम उसी माहौल में रहते हैं तो कहने चाहिए कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे वो टच में रहते हैं या नहीं रहते, कि मतलब वो पूरा एक तरह से कट जाते हैं, पूरा आध्यात्मिक उसमें ही चले जाते हैं? नहीं, मतलब
ऐसा नहीं कह सकते उन्हें कि बिल्कुल टच में नहीं रहते, वो टच में रहते हैं बिकॉज वो कीर्तन करने जा ही रहे हैं, बाहर सब कुछ देख ही रहे हैं, बट वो गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा रील्स चला रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो इस तरीके से वो एक्टिव नहीं होते। बाकी वो फिजिकली पूरे स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ खेलते हैं, तो वो इस तरीके से एक्टिव है और उनको नॉलेज भी दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, वो भी है। प्रभु जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज की शिक्षा पद्धति जो लॉर्ड मैकाले वाली है और उसको भारत सरकार, चूंकि वो तो चल रही है तो उसी को एडॉप्ट किया, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसी को एडॉप्ट करके उसी को चलाए जा रहे हैं, तो उसमें एक जाति वाला फैक्टर बहुत बड़ा है ना, कि स्कूल से शुरू हो जाता है कि ये इस जाति का, ये उस जाति का है ना। तो क्या ऐसी जाति व्यवस्था आपके गुरुकुल में भी रहती है क्या? गुरुकुल में इस तरह की वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा का केंद्र है और शिक्षा पे सबका अधिकार है। इसका एक सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूं। भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में जन्मे और सुदामा ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा पा रहे थे और एक ही स्तर पे पा रहे थे जी। और उसी गुरुकुल में कई सारे शासकों के बच्चे थे, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तो हमें उस गुरुकुल में दिखाई दे रहे हैं। सब पे शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। जाति व्यवस्था हमारे सनातन को अंदर से उसकी जड़ें खोखली कर देगी, क्योंकि जाति व्यवस्था पहले थी नहीं है, बाद में आई है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के हम सनातन के हित में काम करें। ये गुरुकुल है जी। मैं इसीलिए पूछा था क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि यदि हमारी ये शिक्षा पद्धति की बात करें ना, तो उसमें तो जाति व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, फॉर्म भरने से ही शुरू हो जाती है। सब देश में ये बड़ा जोर शोर से चलाया जाता है, जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब कहते हैं। जिससे ही बात करेंगे अमूमन सभी यही बात कहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, सरकारी नौकरी में, स्कूल की एजुकेशन में, जहाँ भी हम फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले हमें अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अब फिर एक तरफ तो आप हमें वहाँ जाति बतानी पड़ेगी और दूसरी तरफ फिर आप जाति व्यवस्था खत्म करने की बात भी करते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया। वैसे मैं करता नहीं, क्योंकि गुरुकुल में तो यदि हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो आपने, चूँकि अब आप आध्यात्म से जुड़ गए हैं, आपने रामायण भी पढ़ा होगा, महाभारत भी पढ़ी होगी, तो उसके गुरुकुल, उस समय के गुरुकुल और आज के गुरुकुल में कोई अंतर समझते हैं आप? बिल्कुल अंतर तो होगा ही, क्योंकि पहले हम देखें तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज़्यादा रील्स का ज़माना नहीं था, चीज़ें गुरुकुल ही होते थे, स्कूल में होता ही नहीं था। बट आज हम देखें तो थोड़ी सी आध्यात्मिक शिक्षा अलग है और ये जो भौतिक शिक्षा है वो अलग है। तो थोड़ा ये डिफरेंस रहेगा कि दोनों शिक्षा रहेंगी बच्चों के पास। जब वो अपना पूरा गुरुकुल कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो दोनों ऑप्शन रहेगा कि वो आगे गुरुकुल में कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या वो गृहस्थ बनना चाहते हैं, या फिर वो और अपनी मटेरियल एजुकेशन में ग्रो करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन सारे ओपन रहेंगे, ऐसा वो बंधेंगे नहीं आके। बट ये है कि वो अपनी रूट से कनेक्टेड रहेंगे और वो संस्कार सीख के जाएंगे, अच्छा व्यक्तित्व सीख के जाएंगे, अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो आज के ज़माने से वो पीछे रह जाएंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे, इवन बहुत आगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, गुरुकुल में जब आप लोग एडमिशन करते होंगे तो उसमें कोई उम्र का भी कोई वो फैक्टर रहता है कि किस उम्र के बच्चों को हमें लेना है, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, मतलब 5 से 12 साल 5 से 12 साल के बच्चों को आप एडमिट करते हैं, है ना? और उसमें कोई सीट्स वगैरह का भी रहता है कि हमें इतनी ही सीट में, ऐसा कुछ भी रहता है क्या? कि मतलब संख्या की हमें जैसे 25 बच्चे या 50 बच्चे या मतलब जो आपकी गुरुकुल की क्षमता होती होगी उसके हिसाब से एडमिशन लेते होंगे, या जो पहले आता है पहले एडमिशन पा लेता है, ऐसा कुछ रहता है क्या?
हाँ बिल्कुल, बट ये है कि वो पर्सनली देखा जाएगा, बच्चे को भी देखा जाएगा और जो नीति है पूरे जो मैनेजमेंट टीम है वो देखेगी, उसके बाद ही इसका निर्णय लेते हैं। क्षमता अभी हमारी कम बच्चों की है तो क्षमता के अनुसार ही बच्चों को ले पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कम बच्चों को रखने की क्षमता है हमारी। प्रभु जी, आप गुरुकुल के बारे में और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि गुरुकुल, अगर मैं कहूँ कम शब्दों में कहूँ तो गुरुकुल सहेजना सिखाएगा। क्या सहेजना सिखाएगा? गुरुकुल सहेजना सिखाएगा वैदिक कल्चर को। और वैदिक कल्चर क्या है? माता पिता भगवान का स्वरूप है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी माँ है, गौ माता माँ है, गाय माता माँ है। समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं क्योंकि समाज का एक पार्ट हूँ, तो मुझे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत गंभीरता से निभानी है। गुरुकुल बस यही बच्चों को ट्रेंड करेगा। जन जंगल जन जमीन, ये जो है इनको केयर करना सिखाएगा गुरुकुल। और वो ये सिखाएगा कि अतिथि हमारा देवता है, माता पिता हमारे भगवान है। ये जो कल्चर है, जो हमारी सनातन संस्कृति का मूल मंत्र जिसको कहे हैं, ये वहाँ पे वो लोग उस में ट्रेंड होंगे बच्चे। और आपने बताया कि जैसे जो है जो आपकी एजुकेशन है, मेन जो एजुकेशन है वो आप साथ में कराएंगे ही? बिल्कुल साथ में कराएंगे। चलिए, तो ये आज हम कर रहे थे बात इस्कॉन के सर्वसाक्षी दास प्रभु जी से और सुमित्रा माता जी से। चूँकि गुरुकुल की परंपरा हमारी प्राचीन है और यदि हम बात करें तो ये गुरुकुल खाली कहने के लिए सिर्फ गुरुकुल नहीं होते थे, इनमें भी बड़ी कंपटीशन होती थी। यदि हम प्राचीन काल की या पुराने थोड़ा सा भी हम पीछे जाते हैं, जब हम देखते हैं रामायण महाभारत काल के दौर पे, और उसके बाद भी यदि हम चलते चलते जाएंगे चाणक्य तक भी हम पहुंचेंगे, तो हमारे देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, ये साधारण नहीं थे। यहाँ पे शोध काम हुआ करते थे। और शोध अकेला, जब हम शोध की बात करते तो अकेला शोध किसी एक विषय पे नहीं होता था। मानव कल्याण के लिए क्या हो सकता है, देश की रक्षा के लिए क्या हो सकता है, उन सब विषयों पर शोध होते थे। और जब जरूरत पड़ती थी तो वही गुरुकुल के लोग अपनी सेवा देने के लिए मानवीय समाज था उसमें आके खड़े हो जाते थे। वो अलग बात है कि मुगलों के बाद हमारे तक्षशिला जैसे या नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उनको नष्ट कर दिया गया। हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देने की पूरी कोशिश की गई। पर हम कहें कि इस्कॉन जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसने इस कल्चर को बचा के रखा, इस व्यवस्था को बचा के रखा, और आज भी ये व्यवस्था हमारी चल रही है। और हमें ये पूरा भरोसा है कि जब इस्कॉन के गुरुकुल से ही बच्चे जब निकलेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देकर निकलेंगे और मानव कल्याण के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। नमस्कार। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।